व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना पर जो कि नहीं होनी चाहिए थी। आज का सवाल ये है कि क्या संसद अब बहस का मंच कम और आरोपों का अखाड़ा ज्यादा बनती जा रही है। जब देश महंगाई, रोजगार, सुरक्षा और विकास जैसे मुद्दों पर जवाब चाहता है, तब संसद में शोर शराबा और व्यक्तिगत टिप्पणियां क्या ये लोकतंत्र को सही संकेत देती है। राजनीति में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर मर्यादा ही टूट जाए तो सवाल सिर्फ नेताओं पर नहीं, पूरे लोकतंत्र की गरिमा पर उठता है। देश देख रहा है, क्या संसद समाधान का मंच बनेगी या सिर्फ सियासी टकराव का मैदान बनकर रह जाएगी। देखिए, हम अपने वीडियो में इसको आगे समझते हैं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को एडवाइस दी कि वो संसद में ना आए। इसके पीछे का कारण क्या है, हम ये देखना चाहेंगे एक बार कि लोकसभा में 6 फरवरी तक स्थिति तनावपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाषण देना था, लेकिन कुछ सुरक्षा चिंताओं की वजह से उन्हें संसद में न आने की सलाह ओम बिरला जी द्वारा दी गई। उन्होंने कहा, उन्हें एक ऐसी सूचना मिली थी जिसमें विपक्ष के सदस्य प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास एक कल्पनीय तरीके से पहुंच सकते हैं। यह संभावित एक खतरे को दर्शाता है और माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा गया, सलाह दी गई कि वो संसद में न आए। ये ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। विपक्षी सांसद अपने 8 साथियों के निलंबन और राहुल गांधी को सदन में बोलने की अनुमति न मिलने के विरोध में लगातार नारेबाजी कर रहे थे। विपक्षी सांसद मतलब कांग्रेस के सांसद, और वहां पर कुछ महिलाएं थी जिनका नाम न्यूज में आया है। वर्षा गायकवाड़ और ज्योतिमणि दोनों कांग्रेस से हैं, विपक्ष की नेता है, सांसद है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी की खाली कुर्सी को घेर लिया और वहां पर एक बैनर लगा दिया, डू व्हाट इज राइट। हालांकि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इन आरोपों को खारिज किया है कि सांसदों से पीएम को कोई खतरा था। उन्होंने कहा कि महिलाएं केवल शांतिपूर्ण विरोध कर रही थी। हालांकि आज के वक्त में सांसद और संसद दोनों ही शांति से बहुत दूर दूर दिखाई पड़ते हैं। राहुल गांधी जी को असल में रोका क्यों गया था बोलने से? असल में राहुल गांधी जी जो है भारत और चीन सीमा विवाद पर कुछ मुद्दे उठाना चाहते थे, परंतु वो अनवेरिफाइड थे, जो कि संसद में माननीय नहीं थे, तो इसलिए उनको बोलने से रोका गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जी राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत अमेरिकी व्यापार समझौते पर सवाल उठा रहे थे। साथ में क्योंकि जब राहुल गांधी जी को रोक दिया गया बोलने से, तो उनके कुछ सांसद इस पर भड़क उठे और उन्होंने संसद में हंगामा किया। उन्होंने माननीय अध्यक्ष के आसन की ओर कागज के टुकड़े फाड़ कर फेंक दिए और मेज पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे, जिसको एक अमर्यादित व्यवहार माना गया संसद का, और इस वजह से उन 8 सांसदों को भी निलंबित कर दिया गया। ये तो वो खबर है जिसको कि एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। संसद राजनीति का एक मंदिर होता है जहाँ पर लोग आपस में बैठ के बहस करते हैं, लेकिन बहस वो एक अच्छे के लिए होती है, जिसको हम एक हेल्दी आर्गुमेंट कह सकते हैं। और हेल्दी आर्गुमेंट हमेशा अच्छे के लिए और अच्छे भविष्य के लिए होती है। लेकिन आजकल बहस किसी अच्छे भविष्य के लिए ना होकर सत्ता और पावर की हो गई है। इसी में ही एक खबर हम आपको जोड़ के दिखाते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में हमारी न्यूज देखेंगे तो ये जो घटना है 6 फरवरी के आसपास की बताई जा रही है। सेम इंसिडेंट एक 4 और 5 तारीख के आसपास हुआ, जब राहुल गांधी और उनके पुराने मित्र रवनीत सिंह बिट्टू के साथ में उनकी तीखी नोकझोंक हुई, जहां पर एक दूसरे को बहुत बड़े बड़े शब्दों के साथ अपमानित किया गया। जैसा कि हम देखते हैं, जो रवनीत सिंह बिट्टू जी भाजपा के केंद्रीय मंत्री हैं, वो 2024 से पहले
कांग्रेस पार्टी के सांसद रह चुके हैं 3 बार, और राहुल गांधी जी के अच्छे दोस्त भी माने जाते हैं। लेकिन पार्टी छोड़ देने से दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। दोस्त दोस्त होता है, दोस्त दोस्त ही रहता है। लेकिन जहाँ बात सत्ता और पावर की आ जाती है, वहां पर कोई किसी का दोस्त नहीं होता। अगर आप देखते हैं, घटना 4 फरवरी को हुई संसद के मकर द्वार पर, जहां राहुल गांधी जी अपना प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं से अपने रवनीत सिंह बिट्टू जी गुजर रहे थे। तो राहुल गांधी जी ने कटाक्ष करते हुए कहा, देखो एक गद्दार जा रहा है, इसका चेहरा देखो। ये किसी भी इंसान के लिए, अगर हम एक इंसानी प्रवृत्ति से देखें, तो सहन ना करने वाली बात है। और वही हुआ, बिट्टू जी सहन नहीं कर पाए। हालांकि राहुल गांधी जी ने बिट्टू जी से हाथ बढ़ाते हुए, नमस्ते भाई, मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, तुम कांग्रेस में वापिस आओगे, इस तरीके की बातें कही। रवनीत सिंह बिट्टू जी ने उनसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, और पलटवार करते हुए उन्हें भी उन्होंने देश का दुश्मन और सिखों का कातिल कहा। सिखों का कातिल उन्होंने सन 84 में हुए दंगों का जिक्र करते हुए कहा। अब ये इन दोनों के बीच की जो नोकझोंक थी, किस संदर्भ में राहुल गांधी जी ने बिट्टू जी को कहा, किस संदर्भ में बिट्टू जी ने राहुल गांधी जी को कहा, पर ये अपने आप में एक राजनीतिक मोड़ ले गया। जिसके बाद भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर कड़ा हमला बोला। भाजपा ने इसे सिख समुदाय का अपमान बताया। ये तर्क देते हुए कहा कि एक सिख नेता जिनके दादा बेअंत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, को गद्दार कहना पूरी कौम को अपमान करने के बराबर है। मैं अपने यंगस्टर को सन 1984 में हुए सिख दंगों के बारे में बताना चाहता हूँ। हालांकि पुराने लोग जानते हैं, वो एक बहुत ही बड़ा भयावह मंजर था, जिसके बारे में सोचना ही अपने आप में एक डर पैदा करता है। वो एक ऐसा डरावना मंजर था। कुछ हमारे जो अब की जनरेशन है वो उस बारे में नहीं जानती होगी, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगा कि सन 1970 के दशक के अंत में जनरल सिंह भिंडरावाला थे। उनके नेतृत्व में एक अलग राज्य की मांग खड़ी हुई, खालिस्तान की, जो कि आज तक चल रही है। तो उग्रवादियों ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में अपना मुख्यालय बनाया। अब उस गोल्डन टेम्पल से उन उग्रवादियों को निकालने के लिए उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने सेना को आदेश दिया और उनको कार्रवाई करने के लिए बोला। इस कार्रवाई में बहुत जनहानि हुई, साथ में सिखों के जो पवित्र अकाल तख्त है उसको भी नुकसान पहुंचा। इससे पूरी दुनिया के सिखों की धार्मिक भावना जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से उनको बहुत ठेस पहुंची। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो इंदिरा गांधी जी ने चलाया था, उसने बदले का रूप लिया। उसके बदले में 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के ही 2 सिख अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उनकी हत्या कर। हत्या की खबर फैलते ही दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों में हिंसा भड़क उठी। आरोप ये भी है कि उस टाइम के जो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के कुछ लोकल नेता थे, उन्होंने भीड़ को उकसाया, ऐसा नानावती आयोग की जांच रिपोर्ट में पता चलता है। दंगाइयों के पास एक पूरी वोटर लिस्ट थी, जिसमें उन्होंने सिखों के घरों को और दुकानों को मार्क किया और उनको निशाना बनाया। सरकारी आंकड़े यहाँ तक बताते हैं कि केवल दिल्ली के अंदर 2800 से 3000 सिख मारे गए, जबकि अनौपचारिक अनुमानों में पूरे देश में 8000 से अधिक सिखों को मारा गया था। अपने आप में ही एक बहुत बड़ी दुखद घटना थी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, बताइएगा। मेरा क्या विचार है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो आजकल राजनीति और राजनेताओं में बदलाव हो रहा है, इसका जिम्मेदार सिर्फ राजनेता नहीं है, इसका जिम्मेदार वो समाज भी है जो चुप बैठा है और छूट देता है राजनेताओं को कुछ भी करने की। आज के समय में राजनीति के दौर में एक कड़वी हकीकत को दर्शाता है। राजनीति में मर्यादा और सिद्धांत अब नहीं बचे हैं। अपने आप को सत्ता में आगे लाने की होड़ में राजनीति के सारे प्रिंसिपल्स को लोग भूल चुके हैं। सन 1984 के दंगों और आज की राजनीति को जोड़कर देखें तो कुछ बड़े बदलाव जो
नजर आते हैं उसमें सबसे पहला एक अहम भाग जो राजनीति का कभी हुआ करता था वो था सेवा का भाव। अगर हम पुराने समय की राजनीति पे अपनी नजर डालते हैं तो राजनीति उस समय पे एक जनसेवा का माध्यम माना जाता था। इसी का एक एग्जाम्पल लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे नेता हैं जिन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफे दे दिए थे, लेकिन आज राजनीति पावर गेम बन चुकी है। सब सत्ता और पावर का खेल है। अब लोग आइडियोलॉजी को ज्यादा महत्व ना देते हुए कि सरकार किसकी बननी चाहिए और सरकार बनाने के लिए कोई भी समझौता करना पड़े तैयार है, ताकि लालच ने राजनीति का रूप बदल दिया है। 1984 के दंगे हो या उसके बाद की कई घटनाएं, राजनेताओं ने अक्सर बांटो और राज करो की नीति अपनाई है। इससे कभी अंग्रेज फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया कर वोटों के लिए समुदायों के बीच नफरत पैदा करना आज एक चुनावी टूल बन गया है, जो पुराने समय में इस स्तर पर नहीं था। पहले विपक्ष के नेताओं के बीच व्यक्तिगत सम्मान होता था। जो बात मैंने शुरुआत में कही, किसी राजनीति में किसी इंसान का सम्मान या किसी पद का सम्मान नहीं रह गया। संसद में बहस के तरीके बदल गए हैं। आज राजनीति में भाषा की मर्यादा तो खत्म हो चुकी है। नेताओं के बीच कोई प्रोटोकॉल, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, निजी हमले तक राजनीति का एक हिस्सा बन गए हैं और इसमें किसी की कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर हम 1984 के दंगों के बाद न्याय मिलने में 30-35 साल लग गए, राजनीति में यह एक नया प्रोटोकॉल बन गया है कि ताकतवर लोग कानून से बच निकलते हैं। सत्ता का संरक्षण अपराधियों को राजनीतिक मोहरा बना देता है, जिससे आम जनता का सिस्टम से भरोसा उठने लगा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको कैसा लगता है? वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें।